जरा सोचिए, एक शांत सा शहर जहां हर कोई एक दूसरे को जानता हो और अचानक एक ही रात में वहां कुछ ऐसा हो जाए जो उस शहर की पहचान हमेशा के लिए बदल दे। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे ही रहस्य के पन्नों को पलटेंगे जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आयोवा के इतिहास पर आज भी एक गहरा काला साया डाले हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 1912 के विलिस्का कुल्हाड़ी हत्याकांड की। एक ऐसा अनसुलझा और खौफनाक मामला जो आज भी बड़े बड़े जांचकर्ताओं के रोंगटे खड़े कर देता है। वहां अंदर मत जाओ लड़कों, तुम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक पछताओगे। ये किसी सस्पेंस फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये वो असली चेतावनी थी जो अपराध स्थल पर पहुंचने वाले सबसे पहले डॉक्टर एफ.एस. विलियम्स ने बाहर जमा भीड़ को दी थी। और उनकी बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि उस बंद दरवाजे के पीछे जो भयानक मंजर था वो किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। बाहर से देखने पर विलिस्का का ये मूर परिवार का घर कितना आम और शांतिपूर्ण लगता है ना? बिल्कुल वैसा ही घर जैसा उस दौर में हुआ करता था। लेकिन इसी लकड़ी के घर की 4 दीवारों के भीतर 8 निर्दोष लोगों की, जिनमें 6 छोटे बच्चे और 2 वयस्क शामिल थे, बेरहमी से जान ले ली गई थी। एक हंसते खेलते परिवार का अंत इतनी भयानक रात में होगा, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर 9 जून 1912 की उस मनहूस रात को ऐसा क्या हुआ था? आइए घटनाओं के कड़ियों को जोड़ते हैं। शुरुआत बहुत ही खुशनुमा थी। रात के करीब 9:30 बज रहे थे और प्रेस्बिटेरियन चर्च में चिल्ड्रंस डे का एक बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम खत्म हुआ था। रात 10 बजे जोशिया और सारा मूर अपने 4 बच्चों और उनके साथ आई 2 मेहमान बच्चियों स्टिलिंगर बहनों के साथ घर लौट आते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन फिर आधी रात से लेकर सुबह 5 बजे के बीच वो खौफनाक हत्याएं होती हैं। अगली सुबह जब 7 बजते हैं तो पड़ोस में रहने वाली मैरी पैखम का ध्यान जाता है कि मूर परिवार के घर में कोई हलचल नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। और आखिरकार सुबह 8:30 बजे जोशिया के भाई रॉस मूर चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं, और फिर जो होता है वो पूरे शहर को सदमे में डाल देता है। जब जांचकर्ताओं ने घर के अंदर कदम रखा तो उन्हें जो दिखा वो सिर्फ हत्या का मामला नहीं था। वहां एक अजीब तरह का पागलपन था, लेकिन एक ऐसा पागलपन जो बहुत ही व्यवस्थित था। उस वक्त के स्थानीय अखबार द विलिस्का रिव्यू के पहले पन्ने ने इस त्रासदी की भयावहता को दुनिया के सामने रखा। जोजिया, सारा, उनके 4 बच्चे और 2 स्टिलिंगर बहनें, सबको कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन पुलिस का सिर जिस बात ने सबसे ज्यादा चकरा दिया वो थी हत्यारे की काम करने की विचित्र शैली। अब देखिए, ये कोई जल्दबाजी में किया गया अपराध नहीं था। हत्या के बाद अपराधी ने बाकायदा घर के सभी शीशों और कांच के दरवाजों को कपड़ों से ढक दिया। उसने तेल के लैंप की कांच की चिमनी निकाली और उसे बड़ी सावधानी से एक कुर्सी के नीचे रख दिया। रसोई के बेसिन में खून से सने हाथ धोए और जाते जाते सारे दरवाजे बंद करके चाबी अपने साथ ले गया। और सबसे अजीब बात, मौके वारदात पर खाने की एक प्लेट बिल्कुल वैसी ही रखी मिली जिसे छुआ तक नहीं गया था, और कुल्हाड़ी के ठीक बगल में सूअर के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा छोड़ दिया गया था। अब जाहिर है इतने बड़े मामले में पुलिस को तुरंत सबूत जुटाने चाहिए थे, है ना? लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शहर के टेलीफोन ऑपरेटर ने जैसे ही यह खबर फैलाई, वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। उत्सुकता में लोगों ने पूरे घर को इस कदर रौंद दिया कि सारे सबूत मिट गए। हद तो तब हो गई जब भीड़ में से किसी ने जोसाया मूर की खोपड़ी का एक टुकड़ा सिर्फ एक निशानी के तौर पे चुरा लिया। नेशनल गार्ड के आने तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जब सबूत मिट चुके थे तो शक की सुई स्वाभाविक रूप से शहर के ही लोगों पर घूमी। एक छोटे से शहर में जब इतना बड़ा अपराध होता है तो हर कोई अपने पड़ोसी को शक की नजरों से देखने लगता है। पुलिस की रडार पर 4 मुख्य नाम आए। सबसे पहले फ्रैंक एफ. जोन्स, जो जोजिया मूर के कट्टर बिजनेस राइवल थे। अफवाह थी कि उन्होंने बचने के लिए अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया। फिर विलियम मैन्सफील्ड, जिन पर पहले से ही कुल्हाड़ी से हत्या के आरोप थे, लेकिन उनकी लोकेशन कहीं और ट्रेस हो गई। एक और नाम था एंड्रयू सॉयर, जो अपनी कुल्हाड़ी के साथ ही सोते थे, लेकिन घटना की रात वो भी किसी दूसरे शहर में पुलिस की हिरासत में थे। इन सब के बीच जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थे रेवरेंड जॉर्ज कैली। रेवरेंड कैली का मामला सच में बहुत विचलित करने वाला था। वो हत्या से ठीक एक दिन पहले उसी चिल्ड्रंस डे कार्यक्रम में पढ़ाने आए थे, और 10 जून की सुबह 5 बजे ही वो अचानक शहर छोड़कर चले गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब तक शहर में किसी को हत्याओं के बारे में पता भी नहीं था, तब तक वो ट्रेन के यात्रियों को 8 मृत आत्माओं की कहानी सुना चुके थे।
बाद में उन्होंने बाकायदा ये कबूल किया कि उन्हें भगवान की आवाज़ सुनाई दी थी जो कह रही थी, बच्चों को मेरे पास आने दो। और एक सम्मोहन की स्थिति में उन्होंने ये सब किया। उन्हें मानसिक अस्पताल भी भेजा गया, लेकिन 2 लंबे मुकदमों के बाद अंततः उन्हें भी बरी कर दिया गया। जब स्थानीय स्तर पर कोई कातिल नहीं मिला तो जांच का दायरा बढ़ाया गया, और यहीं से जन्म होता है एक ऐसी थ्योरी का जो इस पूरे मामले को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। आधुनिक जांचकर्ताओं ने जब पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो उन्हें एक बहुत ही डरावना पैटर्न दिखाई दिया। उनका मानना था कि विलिस्का की ये घटना कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये सब एक ही अनजान हत्यारे का काम था जिसे उन्होंने बिली द एक्समैन का नाम दिया। एक ऐसा परछाईनुमा कातिल जो रेल की पटरियों के सहारे सफर करता था। अगर हम इन आंकड़ों पर जरा गौर करें तो एक बहुत ही स्पष्ट कार्यप्रणाली या कहें एक सिग्नेचर स्टाइल नजर आता है। कोलोराडो स्प्रिंग्स, एल्सवर्थ, पाओला और फिर विलिस्का, हर जगह रात का अंधेरा, हर जगह हथियार के तौर पर कुल्हाड़ी, हर जगह लैंप की चिमनी हटाना और खिड़कियों को ढकना। और सबसे बड़ी बात, ये सभी घर रेलवे ट्रैक के बहुत करीब थे। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? अब यहाँ 2 थ्योरीज आपस में टकराती हैं। एक क्लासिक थ्योरी है जो मानती है कि ये हत्यारा केवल 1911 से 1912 के बीच सक्रिय था और उसने 24 से 30 लोगों की जान ली। लेकिन वहीं लेखक बिल और रेचल जेम्स ने एक विस्तारित थ्योरी पेश की है जो रूह कंपा देने वाली है। उनके अनुसार ये कत्लेआम 1898 में ही शुरू हो गया था और देश भर में 90 से अधिक हत्याएं पॉल मुलर नाम के एक जर्मन खेत मजदूर ने की थी। अगर ये सच है तो हम शायद अमेरिकी इतिहास के सबसे खौफनाक सीरियल किलर की बात कर रहे हैं। समय बीतता गया, लेकिन उस घर ने कभी अपना अतीत नहीं भुलाया। आइए देखते हैं कि 100 साल बाद आज वो मनहूस घर किस हाल में है। 1994 में मार्था और डार्विन लिन ने इस संपत्ति को खरीदा। उन्होंने घर में किए गए सभी आधुनिक बदलावों को पूरी तरह हटा दिया, बिजली और प्लम्बिंग तक निकाल दी और घर को बिल्कुल उसी स्थिति में ला दिया जैसा वो 1912 की उस रात को दिखता था। आज ये जगह न सिर्फ ऐतिहासिक स्मारकों में शामिल है, बल्कि लोग यहाँ टूर के लिए आते हैं और कुछ लोग तो यहाँ रात भी बिताते हैं। और जो लोग इस घर में रात गुजारने की हिम्मत करते हैं, उनके अनुभव सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। 2011 में मिडवेस्ट पैरानॉर्मल फाइल्स की टीम ने कुछ अजीबोगरीब दावे किए। ऊपर के कमरे में एक बच्चे का पालना बिना किसी वजह के अपने आप हिलने लगा। अलमारी के दरवाजे अचानक खुलकर जोर से बंद होने लगे। उनके रिकॉर्डर में तो एक आवाज भी कैद हुई जो कह रही थी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे? कुछ लोगों ने तो दरवाजे पर एक छोटे बच्चे की परछाई तक देखने का दावा किया है। अब ये ऐतिहासिक घर एक नए दौर से गुजर रहा है। यूएस घोस्ट एडवेंचर्स नाम की संस्था फिलहाल इस घर का जिम्मा ले रही है। उनकी योजना इसे लिजी बोर्डन हाउस की तर्ज पर और भी बड़े स्तर पर पेश करने की है, जिसमें ऑडियो गाइडेड टूर भी शामिल होंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो यहाँ आने वाले लोगों के कौतूहल और उन निर्दोष बच्चों की यादों के बीच एक संवेदनशीलता और सम्मान का संतुलन बनाए रखेंगे। तो ये सब हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या विलिस्का का असली खौफ उन आत्माओं और पैरानॉर्मल गतिविधियों में छिपा है जिनका दावा आज किया जाता है? या फिर क्या सबसे डरावनी बात यह है कि एक असली जीता जागता इंसान जो इतनी भयानक क्रूरता से 8 लोगों को मार सकता था, वो कभी पकड़ा ही नहीं गया और बस इतिहास के पन्नों में कहीं हमेशा के लिए गायब हो गया? आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुराने रहस्य पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।